आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो लेवल के ऊपर और मैक्रो लेवल के ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर और माइक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर जो ब्रेक्सिट है उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे यूरोपीय यूनियन के ऊपर, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर। अब डिफरेंट हमने ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस किए। इन ऑप्शंस को अगर हम देखें कि ये जो ऑप्शंस है इनका एनालिसिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर किया जाए तो उससे नताइज क्या निकलते हैं। मिसाल के तौर पे माइग्रेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया या जो नॉर्वे का ऑप्शन है उसके अंदर अगर आप बात करें तो इसमें माइग्रेशन कंट्रोल नहीं होगा यूके को। इसमें बजट कंट्रीब्यूशन जो है वो यूरोपीय यूनियन के बजट कंट्रीब्यूशन में यूके को बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, मींस पैसे नहीं देना पड़ेंगे, जिसके ऊपर जो है वो यूके को ऑब्वियसली यूके के लिए ग्रेटर इंसेंटिव होगा। यूरोपीय यूनियन के लॉज के साथ कंप्लायंस करना नहीं पड़ेगा। नेगोशिएट हो, फ्री टू नेगोशिएट विद थर्ड कंट्रीज, ये ऑप्शन अलबत्ता इसमें नहीं होगा। पासपोर्ट राइट्स होंगे, डायरेक्ट एक्सेस टू सिंगल मार्केट होगी और इंपोर्ट टैरिफ्स जो है वो होंगे। अब इसमें जो है लेकिन इसमें नेगोशिएशन का एस्पेक्ट आ जाता है। जो फ्री ट्रेड एरिया जो स्विट्जरलैंड ऑप्शन है इसमें माइग्रेशन कंट्रोल नेगोशिएट होंगे, कंप्लायंस विद यूरोपीय यूनियन रूल्स, अगेन ये भी सब्जेक्टिव होगी एग्रीमेंट के ऊपर, और फ्री टू नेगोशिएट विद थर्ड कंट्रीज, ये फायदा होगा और इंपोर्ट टैरिफ्स का फायदा होगा। जो कस्टम्स यूनियन टर्की का जो मॉडल है जिसमें टर्की जो कस्टम्स यूनियन का पार्ट है, इसमें फायदा क्या होगा कि माइग्रेशन कंट्रोल हासिल होंगे और यूरोपीय यूनियन के बजट में कंट्रीब्यूशन करना ऑब्वियसली ये एक नुकसान होगा, और इंपोर्ट टैरिफ्स जो है वो इसमें इनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स का जो है वो इनको फायदा होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन में देख लें कि माइग्रेशन कंट्रोल्स होंगे, यूरोपीय यूनियन के बजट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन के रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या थर्ड कंट्रीज मिसाल के तौर पे चाइना हो गया, रशिया होगा, उनके साथ नेगोशिएट करने की फ्रीडम जो है वो इनको हासिल होगी। पासपोर्टिंग राइट्स नहीं होंगे और सिंगल मार्केट तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी। तो ये जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस का एनालिसिस है। यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज जो हैं सबसे ज्यादा ब्रेक्सिट से कौन से इफेक्ट होंगे? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वही इफेक्ट होंगे कि जिनके साथ इनकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स या ट्रेड की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा है। इसमें हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा नेदरलैंड, क्योंकि ट्रेड की जो यूके के साथ ट्रेड है वो नेदरलैंड्स की जीडीपी का अगर हम परसेंटेज पॉइंट्स में बात करें तो 7.6% है। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा वो होगा आयरलैंड के ऊपर 11.8% एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जर्मनी 2.8% सिग्निफिकेंट है क्योंकि जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। स्पेन 2.5% अगेन एक जो है वो और ग्रेटर इंपैक्ट है। परसेंटेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूके सबसे ज्यादा नेदरलैंड्स के ऊपर इंपैक्ट, फिर आयरलैंड के ऊपर इंपैक्ट, जर्मनी के ऊपर भी इंपैक्ट होगा, स्पेन के ऊपर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। अब अगर हम बात करें तो यूके की कंट्रीब्यूशन जो है वो यूरोपीय यूनियन के बजट में, अगर तो ये यूरोपीय यूनियन से निकल जाते हैं तो यूनियन से निकलने की सूरत में यूके को यूरोपीय यूनियन के बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा और कुछ फाइनेंशियल एटलीस्ट फायदा होगा कि जैसे आर्गुमेंट देते हैं जो ब्रेक्सिट के जो प्रोपेगेटिस्ट जो प्रोपोनेंट्स हैं या जो ब्रेक्सिट के सपोर्टर्स हैं, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि ऐसी सूरत में जो पैसा हम यूरोपीय यूनियन को दे रहे हैं और जो ईस्टर्न यूरोप में लग रहा है या जिस पैसे के ऊपर जो ब्रसल्स के ब्यूरोक्रेट हैं वो अयाशी करते हैं हमारे पैसे के ऊपर, तो वो पैसा हम यूके के अंदर ही लगा सकेंगे अपने डेवलपमेंट के ऊपर। ये भी एक आर्गुमेंट है उनका। तो अब हम देखते हैं कि कितना पैसा जो है वो इनको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन है बुनियादी तौर पे, ये जो प्रोजेक्शन हैं ये है नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स, ये मिलियंस ऑफ पाउंड्स में है कि कितनी इनको देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे 2014-15 में इनकी कंट्रीब्यूशन थी 9054 मिलियन पाउंड्स, 2015-16 में 8385, 2016-17 में ये 10 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच के 10 बिलियन पाउंड्स, 2017-18 में 8049 मिलियन पाउंड्स, 2018-19 में ये 8900 मिलियन पाउंड्स और 2019-20 में 9374 मिलियन पाउंड्स। मींस अगर हम बात करें तो 10 बिलियन पाउंड्स का फायदा जो है वो यूनाइटेड किंगडम को होगा
उस मद में कि जब उसको यूरोपीय यूनियन के बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, और इस पैसे को यूके अपने मुल्क के अंदर लंदन में बिजनेसेस के लिए लगा सकता है। लेकिन आपको ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना है कि अगर ये ब्रिटेन छोड़ता है यूरोपीय यूनियन को, तो ऐसी सूरत में लंदन के अंदर जो डिफरेंट फाइनेंशियल हब्स हैं, जो डिफरेंट फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फर्म्स, इंटरनेशनल कंपनीज या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफरेंट जो बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स या जिनके मेन ऑफिसेस लंदन में हैं, और कस्टम यूनियन से निकलने की वजह से अगर वो लंदन से मूव आउट करते हैं तो साथ इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, साथ बिजनेसेस भी जाएंगे, और बिजनेसेस रीलोकेट होने की वजह से लंदन की या ब्रिटेन की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर, और ब्रिटेन के अंदर जो डेवलपमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो वहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, वो रुक जाएगी। इससे जो ब्रिटेन की ना सिर्फ जीडीपी इफेक्ट होगी, बल्कि इससे ओवरऑल उनका इकोनॉमिक प्रोसेस जो है वो भी रुक सकता है। और इस तरह के इकोनॉमिक शॉक्स हमने देखा कि जो रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम के उसके फौरन बाद जो है वो यूनाइटेड किंगडम को फेस करने पड़े। हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में स्लंप आया। इवन बोरिस जॉनसन, अभी रिसेंट जब बोरिस जॉनसन का इलेक्शन हुआ, तो बोरिस जॉनसन के इलेक्ट होने के बाद से जॉनसन ने कहा कि हम विद इन 12 मंथ्स इस मामले को सेटल कर देंगे। उसके बाद भी हमने देखा कि जो यूके की स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है वो नेगेटिव, उसमें मंदी देखी गई। ब्रेक्सिट के अगर हम शॉर्ट रन इंपैक्ट्स की बात करें तो इसकी वजह से वीकर एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन होगी, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, शॉर्ट रन में रियल जीडीपी ग्रोथ, इसके ऊपर भी इंपैक्ट होगा। अगर 2 साल जो वो नेगोशिएट करने के ऊपर लगते हैं आर्टिकल 50 के तहत, तो कॉन्फिडेंस कम होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी। हाउसिंग मार्केट्स के ऊपर भी इंपैक्ट होंगे, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट्स होंगे, हाउसिंग मॉर्गेज के ऊपर इंपैक्ट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसी अनसर्टेनिटी की फॉर्म में जब बिजनेसेस को पता हो कि, या शायद ना पता हो, अनसर्टेनिटी हो कि हमने रीलोकेट करना है या हमने इधर ही होना है, क्या यूरोपीय यूनियन के साथ एक सिंगल मार्केट के अंदर रहने का ब्रिटेन का अरेंजमेंट हो जाएगा या नहीं होगा, तो अनसर्टेनिटी में कंपनीज अक्सर जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट्स नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट के रेट्स कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और इसके अलावा बाज कंपनीज डाउनसाइजिंग भी करना शुरू कर देती हैं, प्रोस्पेक्टिव देखते हुए कि हमने यहां से मूव कर जाना है। ब्रेक्सिट का इंपैक्ट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डिफरेंट इसके इंपैक्ट्स होंगे, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट होगा, तिजारत मुतासर होगी, एड, ब्रिटेन बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एड सप्लाई करता है, पैसे देता है, पाकिस्तान भी इसका बेनिफिशियरी है, इसके ऊपर इंपैक्ट होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो यूके से होती है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट होगा, माइग्रेशन और रेमिटेंसेस के ऊपर इंपैक्ट होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान को इससे बहुत सारा इंपैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान, यूरोप में मैं अगर बात करूं तो लार्जेस्ट डायस्पोरा पाकिस्तान का यूनाइटेड किंगडम में बैठा हुआ है। तो अगर यूरोपीय यूनियन से ये मूव कर जाता है ब्रिटेन ब्रेक्सिट की सूरत में, तो उससे रेमिटेंसेस के ऊपर भी इंपैक्ट होगा, ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो ब्रेक्सिट इज लाइकली टू हैव इफेक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ओवर टाइम। डिपेंड करता है कि ब्रेक्सिट की डील जो है वो कैसे होती है और यूरोपीय यूनियन के साथ फाइनल अरेंजमेंट क्या होता है। यूके's vote to leave the EU comes at a time when many developing economies are already facing multiple shocks. साल के तौर पे लोअर ऑयल एंड कमोडिटी प्राइसेस, स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर एंड स्लोइंग चाइनीज इकोनॉमी। ये जो है वो एक रिपोर्ट है, उसके जो है एक्सपर्ट्स जो है आपसे के साथ शेयर किए हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेक्सिट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ब्रेक्सिट के क्या इंपैक्ट्स होंगे ये हम देखते हैं। स्लोअर यूके की ग्रोथ कम होगी तो पाउंड भी इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो है वो कंट्रक्शन होगी इन एक्सपोर्ट्स टू यूके फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशन से यूनाइटेड किंगडम को जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनमें कमी आएगी। कंट्रीज मिसाल के तौर पे बांग्लादेश है या कीनिया है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। माइग्रेशन फ्लोज इफेक्ट होंगे। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रिड्यूसेस जो है या वैल्यू ऑफ रेमिटेंसेस है, क्योंकि पाउंड की वैल्यू गिरेगी तो रेमिटेंसेस की वैल्यू भी गिरेगी। इसकी वजह से पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे जो ममालिक हैं
जो कि जिनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है या जिनका फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड करता है रेमिटेंसीज के ऊपर, उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। साउथ अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा। यूनाइटेड किंगडम की जो एड है वो थी $18.7 बिलियन इन 2015। अब अगर डॉलर लगातार अगर इंक्रीज हो रहा है और पाउंड गिरता है इकोनॉमिक शॉक की सूरत में या अनसर्टेनिटी की सूरत में, तो उसकी वजह से ब्रिटेन खुद भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार होगा और बाकी कंट्रीज को एड प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। 10% ऑफ यूके एड फ्लोज आर थ्रू द यूरोपीय यूनियन, वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे जब ये यूरोपीय यूनियन से बाहर चले जाएंगे। की इज वेदर द यूके मेंटेन्स देयर 0.7% जो इनकी ग्रॉस नेशनल इनकम है, क्या उसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं आफ्टर ब्रेक्सिट। मींस इनकी अगर जीडीपी ग्रोथ इंपैक्ट होती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। माइक्रो लेवल के ऊपर और मैक्रो लेवल के ऊपर हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है वो एक कस्टम यूनियन है और इसको अगर छोड़ा जाता है तो हायर इंपोर्ट टैरिफ्स जो है वो यूरोपीय यूनियन से एक्सपोर्ट्स के ऊपर लग सकते हैं यूके के ऊपर। हायर इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं इंक्रीज कर जाएंगी, जिसकी वजह से यूके की फर्म्स के लिए कास्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनको कम प्रॉफिट्स होंगे और कंज्यूमर वेलफेयर जो है इससे इफेक्ट होगी। If UK is unable to negotiate a wide-ranging free trade deal with the European Union before Brexit is finalized, तो इसकी वजह से अगेन राइजिंग प्राइसेस की वजह से कंज्यूमर्स के ऊपर इम्पैक्ट। कुछ जो यूके की फर्म्स है और इंडस्ट्रीज हैं वो सफर कर सकती हैं फ्रॉम डिक्लाइन इन नट इनवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम। अब यूरोप के अंदर या यूरोप से जो है यूके के अंदर एम्प्लॉयमेंट का, बहुत सारी फर्म्स के लिए एम्प्लॉयमेंट का या लेबर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स यही माइग्रेशन है। जब माइग्रेशन के ऊपर बैन लग जाएगा तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है या इन कंपनीज को जो लेबर का जो कैपिटल मिलता है वो इफेक्ट हो जाएगा, जो लेबर की इनपुट मिलती है उनको वो इफेक्ट हो जाएगी। इन सेक्टर्स सच एज हॉस्पिटैलिटी, होटलिंग में, टेक्नोलॉजी में और कंस्ट्रक्शन में यूरोपीय यूनियन वर्कर्स जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करते थे। अब जब लेबर मूवमेंट को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो अब वो स्किल्स आपको प्रोवाइड नहीं हो सकेंगी। जो मीनियल लेबर है अक्सर जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज से आने वाले लोग करते हैं या ईस्ट एशियन कंट्रीज से जाने वाले लोग करते हैं या फिर साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट से जाने वाले लोग करते हैं। यूके की नेट पेमेंट्स टू द ईयू अगर ये कम होती हैं तो जिसकी वजह से यूके को फायदा भी ये हो सकता है कि यूके उसी पैसे को जो वो पहले यूरोपीय यूनियन को देता था उसको अपने मुल्क के अंदर लगाए और अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग में लगाए और कैपेसिटी एनहांसमेंट करे। लीविंग द यूरोपीय यूनियन माइट कॉज डिलेज एट बॉर्डर्स एज यूके फर्म्स कंप्लाई विद यूरोपीय यूनियन रूल्स। तो अगर ये नए रूल्स ले आते हैं तो जब बॉर्डर चेक्स इन प्लेस होंगे तो उसकी वजह से हमने देखा ये प्रोसेस, ये एक बात पहले भी हुई कि यूरो टनल में क्रॉसिंग के टाइम चूंकि बॉर्डर कंट्रोल्स या एक्सचेंज का अरेंजमेंट नहीं है तो उस सूरत में क्लियरेंस करते हुए भी आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स डेली मूव करते हैं यूरो टनल में से। तो अब अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, आपके पास फ्री मूवमेंट नहीं है और आप बॉर्डर चेक्स, कस्टम चेक्स लगा रहे हैं तो गुड्स की मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। आप हो सकता है पहले जहां पर 6000 कंटेनर क्लियर करते थे एक दिन में, अब आप शायद 300 या शायद 600 भी ना कर पाए, तो इसका भी ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होना है। मेनी प्रोडक्ट्स क्रॉस बॉर्डर्स सेवरल टाइम्स जस्ट इन टाइम डिलीवरी रिक्वायर्ड। तो अब बॉर्डर डिलेज जो है उसकी वजह से इसके ऊपर एक इंपैक्ट होगा, कॉस्ट जिसकी वजह से बढ़ जाएंगी। यूके के एक्सपोर्टर्स जो है वो यूरोपीय यूनियन के रेगुलेशंस के साथ पहले से कंप्लाई कर रहे हैं, अगर चेंज करते हैं तो उनके साथ उनके लिए जो है वो नए रूल्स के साथ कंप्लाई करना मुश्किल होगा। रेड टेपिज्म को कंट्रोल करना उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नए अरेंजमेंट्स होंगे। मैक्रो लेवल के ऊपर हम अगर बात करें तो यूरोपीय यूनियन को छोड़ना विल अलाउ द यूके टू मेक मेनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर नेशंस। तो बाकी जो कौमें हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके साथ ये एग्रीमेंट्स कर सकेंगे, ये फायदा होगा उनको। फ्री ट्रेड डील्स यूके जो वो बाकी कंट्रीज के साथ कर सकेगा, जिसकी वजह से इसकी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जीडीपी ग्रोथ भी इसकी वजह से इंक्रीज होगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनमें टाइम लग जाता है। मिसाल के तौर पे रिसेंट यूरोपीय यूनियन कनाडा ट्रेड डील जो है उसको 7 साल लगे। तो अब इसी तरह की ब्रिटेन को नए अरेंजमेंट्स,
नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसके लिए बहुत सारी डिप्लोमेटिक और बहुत सारी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और इनपुट की जरूरत होगी। यूरोपीय यूनियन के अंदर पार्ट होने की वजह से यूके को बहुत सारे फायदे भी हैं ट्रेड और इकोनॉमी की टर्म्स में। अगर सिंगल मार्केट को यूके छोड़ता है तो इसकी वजह से यूके की इकोनॉमी को नेट इनवर्ड माइग्रेशन के ऊपर कंट्रोल होगा, जो कि इनको फायदा होगा। इसकी वजह से यूके के लोगों के लिए जॉब और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, हाउस प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी, और यूके में लंदन में जो लंदनर्स या ब्रिटन्स जो हैं जो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बाहर से आने वाले लोगों की वजह से प्रॉपर्टी रेट्स इंक्रीज कर जाते हैं, और जो ब्रिटन्स हैं वो खुद लंदन में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रेट्स हैं। जो हाउसिंग मॉर्गेज है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है। तो जब बाहर से इनफ्लो कम होगा माइग्रेंट्स का तो प्रॉपर्टी वैल्यूज कम होंगी, तो वहां के लोग उसको खरीद सकेंगे। बट यूके सफर्स फ्रॉम लॉन्ग रन स्किल शॉर्टेजेस। तो स्किल शॉर्टेजेस का जो है वो एस्पेक्ट जो माइग्रेशन की वजह से कवर होता है वो यूके को मैक्रो लेवल के ऊपर एक नुकसान होगा। लिविंग सिंगल मार्केट की वजह से डिमिनिशेस यूके ट्रेड विद यूरोपीय यूनियन और विल कट इनवर्ड इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और जो है इसके साथ इसको सिंगल मार्केट को छोड़ने की वजह से यूके की ट्रेड यूरोपीय यूनियन के साथ कम हो जाएगी। 44% ऑफ ब्रिटेन्स एक्सपोर्ट्स गो टू द यूरोपीय यूनियन, 220 बिलियन पाउंड्स आउट ऑफ 510 बिलियन पाउंड्स। हायर टैरिफ्स अगर लग जाते हैं तो इसकी वजह से यूके के एक्सपोर्ट्स जो हैं यूरोपीय यूनियन को वो मुश्किल हो जाएंगी। दिस डिपेंड्स ऑन ट्रेड डील we make with the European Union. Inward FDI depends on many factors including tax and regulation. तो इस सारी बहस से आपने ये देखा कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो पोस्ट ब्रेग्जिट अरेंजमेंट है या पोस्ट ब्रेग्जिट जो डील है या इनका जो फ्यूचर मैकेनिज्म है जिसके तहत ये ट्रेड करेंगे, जिसके तहत लेबर की मूवमेंट होगी, गुड्स की मूवमेंट होगी या सर्विसेज की मूवमेंट होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस सारे मौजू में जो डील का एस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि बोरिस जॉनसन जो है, जब बोरिस जॉनसन अभी प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बोरिस जॉनसन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इस डील के ऊपर पहुंच पाए। और दूसरी तरफ आपने ये डेट ध्यान में रखनी है 31 जनवरी 2020। इस डील को जो है वो विड्रॉल इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाएगा। इस डील के बाद से विड्रॉल इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड इसके बाद ओवर हो रहा है। अब ये जो डील है, दूसरी तरफ जो जॉनसन ने कहा कि हम 12 महीने में 12 मंथ्स में इस अरेंजमेंट को यूरोपीय यूनियन के साथ कोई डील साइन करेंगे। अब ये 12 मंथ्स कम लग रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस इन्वॉल्व हैं कि वो 12 महीनों में करना आसान नहीं है। और यही बात हमने देखी कि 2016 के मिड से लेकर अब तक 3 साल से ऊपर हो चुके हैं जहां बाकी गवर्नमेंट्स या प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर सके, तो बोरिस जॉनसन के लिए ये काम करना विद इन 12 मंथ्स आसान नहीं होगा। लेकिन बोरिस जॉनसन को एक एडवांटेज ये हासिल है कि इसको मेजॉरिटी हासिल है, और मेजॉरिटी यूनाइटेड किंगडम में होना, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में होना एक बहुत बड़ी बात है, और ये इंश्योर करेगी कि बोरिस जॉनसन डिसीजन ले सके। क्या वो ले सकता है या नहीं, ये आप भी देखते रहिएगा, मैं भी देखूंगा, और टाइम वुड टेस्ट इट कि बोरिस जॉनसन अपने प्रोमिसेस के ऊपर पूरा उतर पाता है या नहीं। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।